फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से मैं कल आपको बताया था कि 25 से 50 क्वेश्चन मैंने यूपीआरएफ एनएल के बताए थे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 51 से लेके 75 तक 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। तो हमारा जो 51 नंबर क्वेश्चन है वो 51 नंबर क्वेश्चन है, चादर में प्रयोग होने वाले एकल भी तथा एकल यू जोड़ होते हैं। हमें ये बताना है कि चादर में एकल भी और एकल यू जोड़, तो ये दोस्त आपको समझना पड़ेगा ये एकल भी और एकल यू क्या होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये एकल भी और एकल यू लिखा, इसको बोलते हैं सिंगल यू ज्वाइंट और सिंगल भी ज्वाइंट। तो दोस्त इसके लिए हमें थोड़ा सा, चाहें तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखिए ऊपर इंग्लिश में दिया है कि इसमें ये दिया है कि सिंगल भी एंड सिंगल यू, सिंगल भी एंड सिंगल यू ज्वाइंट ज्वाइंट आर यू टू सीट अबाउट। तो इसमें हमें ये बताना है कि सिंगल भी और सिंगल यू ज्वाइंट जो वेल्डिंग में लगता है वो कहाँ पर लगता है। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाए 10 से 15 mm। सिंगल भी और सिंगल यू ज्वाइंट जो है 10 से 15 mm में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें देख लीजिए जो हिंदी में दिया है, इसमें सिंगल भी और सिंगल यू ज्वाइंट दिया है, तो ये 10 से 15 mm के लिए यूज किया जाता है। इसकी लिस्ट में जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस थिकनेस के लिए कि कौन सा जॉइंट हमें लगाना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए तो आपका आंसर हो जाएगा 10 से 15 mm। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेपण वेल्डिंग है। तो दोस्तों प्रक्षेपण शब्द को आपको समझना पड़ेगा। प्रक्षेपण जो होता है ये शब्द लिखा हुआ है प्रक्षेपण। यदि आपको इसमें ये समझ में नहीं आ रहा प्रक्षेपण, तो मैं इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। इंग्लिश में देखो ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग लिखा है। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग का मतलब होता है कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो होता है, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है अलग अलग काम के लिए, या अलग अलग प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी इकट्ठे असेंबल चित्र को अलग अलग जगह पर करने को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। जिस प्रकार से हमारा जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम एक असेंबल व्यू को फ्रंट, साइड और टॉप में अलग अलग करके बनाते हैं। तो हम प्रोजेक्शन शब्द को समझेंगे। प्रोजेक्शन शब्द का मतलब होता है अलग अलग करना। तो इसमें देखिए दोस्त ये दिया मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है बहुस्थानीय, इसमें मैं बता देता हूँ हिंदी में देखो ये लिखा है बहुस्थानीय वेल्डिंग। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा बहुस्थानीय वेल्डिंग। ये बहुस्थानीय वेल्डिंग हो जाएगा क्योंकि इसमें हम अलग अलग स्थान पर वेल्डिंग करते हैं। तो ये बहुस्थानीय वेल्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपण वेल्डिंग, और इसे प्रोजेक्शन वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान चाप बोल्टता किस दर्जे की होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आपको अच्छा समझना पड़ेगा। वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान, ये वेल्डिंग प्रक्रिया है, वेल्डिंग प्रक्रिया आप जानते हो कि वेल्डिंग प्रक्रिया होती है, और चाप बोल्टता के किस दर्जे की होती है। चाप बोल्टता मतलब होता है हमारा जो वोल्टेज रहता है। देखिए इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ, चाप बोल्टता आर्क वोल्टेज, ये लिखा हुआ है इसमें आर्क वोल्टेज। ये आर्क वोल्टेज हमें बताना है कि किस दर्जे की होती है। तो मैं आपको दोनों आंसर बता देता हूँ। जो वोल्टेज रहता है हमारा, जो वोल्टेज होता है वो 18 से 40 वोल्ट होता है वोल्टेज। जो करंट रहता है हमारा, करंट रहता है, करंट हमारा 80 एम्पियर से लेके 400 एम्पियर तक रहता है। अब तुम कहोगे कि भाई हमारा 400 एम्पियर तक ये क्यों रहता है। तो इसमें दोस्त जो हम वेल्डिंग करते हैं वो लो वोल्टेज पर होती है और हाई करंट पर होती है। तो हमारा लो वोल्टेज हो जाएगा 18 से 40 वोल्ट, और एम्पियर रहता है 80 एम्पियर से 400 एम्पियर तक हमारा जो है एम्पियर करंट रहता है। तो ये लो वोल्टेज और हाई करंट कैसे मिलता है हमें, ये लो वोल्टेज और हाई करंट पाने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इससे वो हमारे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है और लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ट्रांसफार्मर का कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रांसफार्मर क्या AC DC चेंज करता है। दोस्तों तो ये AC DC चेंज नहीं करता है, AC से AC में ही कन्वर्ट करता है। लेकिन AC से AC में कौन सा AC हम लेता है और कौन सा AC हमें देता है, तो ये हाई वोल्टेज और लो करंट के AC को लेता है, और जब हमें वेल्डिंग के लिए देता है तो लो वोल्टेज और हाई करंट का AC हमें अवेलेबल करा देता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 18 से 40 वोल्ट आंसर होगा, इसमें लो वोल्टेज रहता है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधार धातु की तुलना में उचित प्रकार के वेल्डिंग जोड़ का सामर्थ्य होता है। आधार धातु की तुलना में उचित प्रकार की, इसको इंग्लिश लिखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपर्टी वेल्डिंग जॉइंट एज कंप्लीट टू बेस मेटल शुड बी।
इसमें ये दिया स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपरली वेल्डिंग ज्वाइंट, मतलब हमें सही वेल्डिंग करने के लिए एज कम्पेयर टू बेस मेटल शुड बी, बेस मेटल को हमें आधा धातु की तुलना उचित प्रकार से जोड़ की सामर्थ्य क्या होती। तो हमें उचित प्रकार की वेल्डिंग करने के लिए अगर हम इसमें आधार धातु की तुलना में उचित प्रकार के वेल्डिंग जोड़ का, तो हमें ये देखना पड़ता है, ये बताया जा रहा है इसमें कि आधार धातु की तुलना में उचित प्रकार की वेल्डिंग जोड़, अगर हमने किसी धातु का जॉइंट लगाया है, तो जैसे मान लीजिए कि ये बेस मेटल है और बेस मेटल है और अच्छा जॉइंट लगा है, तो इसमें जो जॉइंट लगेगा तो इसका जो जॉइंट का सामर्थ्य होगा, ये आधार धातु है, ये बेस धातु है, ये बेस धातु है और इसमें ये जॉइंट लगा हुआ है, तो यदि हमने सही जॉइंट लगाया है कि तो इस बेस धातु की अपेक्षा इस जॉइंट की सामर्थ्य क्या होगी। तो दोस्त जब जॉइंट बनता है तो उसकी अशुद्धता हमारी बाहर हो जाती है, इसलिए जो जॉइंट की सामर्थ्य होती है वो बेस धातु की तुलना में अधिक अच्छी होती है। जॉइंट हमारा मजबूत लगेगा किसकी अपेक्षा, बेस धातु की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिलीन को इस दाब पर सुरक्षित किया जाए। जैसे मान लीजिए कि हम वेल्डिंग करते हैं तो 2 सिलेंडर का यूज करते हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। तो ये पूछा जा रहा है कि हम एसिटिलीन को जो सिलेंडर में भरते हैं तो कितने प्रेशर पर भरते हैं। तो इसमें जो दिया 0.1 MPa का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। MPa का मतलब होता है मेगा पास्कल। हम इसको 0.1 MPa के प्रेशर पर एसिटिलीन सिलेंडर में भरा जाता है एसिटिलीन गैस को, और जो हमारा ये ऑक्सीजन होता है लगभग 15 MPa के प्रेशर पर भरा जाता है, 12 से 15 MPa के प्रेशर पर हम उसको भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूचकांक फ्यूज फ्लश की तरह प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा फ्लस्क है, विच इंग्रेडिएंट इज नॉट इज फ्यूज्ड फ्लस्क। हमें यानी कि हमें जो फ्लस्क होता है जो हमारी शुद्धता करता है वेल्डिंग की, तो उस फ्लस्क को हमें शुद्ध करना है, फ्लस्क के रूप में हमें उपयोग करना है। तो किसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, तो मैग्नीशियम सिलिका का हम करते हैं, सिलिका फ्लस्क का यूज किया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज, सोडियम सिलिकेट का हम उपयोग फ्लस्क के रूप में नहीं करते हैं, इसलिए नहीं वाला उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट का यूज नहीं किया जाता है फ्लस्क के रूप में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूषित ढलवा लोहा का मतलब होता है ग्रे कास्ट आयरन में सामान्यतः वेल्डिंग की जाती है। इसमें देख लेते हैं ऊपर क्या दिया, देखिए इसमें ग्रे कास्ट आयरन दिया है, इसको थोड़ा इंग्लिश में आपको समझना पड़ेगा। ग्रे कास्ट आयरन यूजुअली वेल्ड टू, तो ग्रे कास्ट आयरन में कौन सी वेल्डिंग की जाती है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कौन सी, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और TIG वेल्डिंग। तो दोस्त इसमें जो ग्रे कास्ट आयरन जो होता है, ग्रे कास्ट आयरन होता है या इसे हम बोलते हैं दूसरा ढलवा लोहा। तो इसमें देखो ये इसमें गैस वेल्डिंग सही कर रहा है दोस्त, ये गैस वेल्डिंग नहीं की जाती है, जो मोटा सीट होती है गैस वेल्डिंग नहीं होती है, तो इसमें गलत आंसर है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं होती है इसमें दोस्त, आर्क वेल्डिंग होती है। लेकिन आर्क वेल्डिंग करते समय हम ध्यान रखते हैं इसमें कि आर्क वेल्डिंग में जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो कास्ट आयरन का ही होना चाहिए, इसका आंसर आर्क वेल्डिंग हो जाएगा, TIG इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, इस प्रकार से जो टिक लगे हुए हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए इस्तेमाल सामग्री है। हमें इलेक्ट्रोड कोटिंग करना है तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है मैं आपको ये बता देता हूँ। इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग किसकी करना चाहिए हमें, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग की जाती है दोस्त फ्लस्क की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि जब हमें इलेक्ट्रोड का लोहा पिघलता है तो जो हमारा इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लस्क होता है साबुन टाइप का रहता है, वो हमारे लोहे को क्या कर देता है, साफ कर देता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्त फ्लस्क। इसका आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोड के ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लस्क की कोटिंग की जाती है, तो इसका आंसर दोस्त फ्लस्क हो जाएगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इलेक्ट्रोड का जो साइज लिया जाता है वो किससे लिया जाता है, फ्लस्क कोटेड वाले व्यास से या यानी कोर वायर के व्यास से। तो मैं ये आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अपना ये अपना इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लस्क की कोटिंग किस तरीके से रहती है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से फ्लस्क की कोटिंग रहती है, इसके ऊपर ये फ्लस्क चढ़ा हुआ रहता है इस तरीके से। तो इस प्रकार से ये जो इसका व्यास होता है ऊपर वाला व्यास, ये कोर वायर का व्यास होता है, इससे इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। और ये इलेक्ट्रोड रहता है पूरा ऊपर साबुन रहता है, बीच में ये लोहा रहता है रेड कलर का है जो, तो रेड कलर का लोहा पिघल के जॉइंट को भरता है। और ऊपर जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है, ये जो ब्लू कलर का रहता है ये फ्लस्क रहता है, तो ये हमारे जो जॉइंट रहता है उसकी मेटल को साफ करता है, पिघली हुई मेटल को। और ऊपर ये आ जाता है स्लैग के रूप में। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम स्लैग को चिपिंग हैमर से हटा देते हैं और हमारी अच्छी वेल्डिंग हो जाती है।
नेक्स्ट हमारा 59 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्त इसमें हमें कौन सा कथन असत्य है, हमें असत्य बताना है कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब फॉल्स है। तो इसमें लिखा है 12 SWG इलेक्ट्रोड का प्रयोग 3 मिलीमीटर प्लेट की वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है 10 SWG इलेक्ट्रोड का प्रयोग 5 मिलीमीटर की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। 6 W इलेक्ट्रोड का 10/15 मिलीमीटर प्लेट की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। 4 SW इलेक्ट्रोड 30 मिलीमीटर मोटी प्लेट के लिए किया जाता है। तो दोस्त आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से SWG होता है तो SWG का फुल फॉर्म आपको समझना पड़ेगा। तो SWG का फुल फॉर्म होता है, SWG होता है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। मैं लिख के आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड, S से हो गया स्टैंडर्ड, W से हो गया वायर, और G का मतलब होता है गेज। तो ये जो होता है ये गेज चलता है, गेज उल्टा चलता है। गेज में जितना कम गेज होगा उतनी मोटी इलेक्ट्रोड होगी, और जितना ज़्यादा गेज होगा उतनी पतली इलेक्ट्रोड होगी। तो 12 SWG जो इलेक्ट्रोड होता है वो 3 मिलीमीटर के लिए यूज होता है। 10 SWG का 5 मिलीमीटर के लिए यूज होता है। यानी कि 10 SWG का इलेक्ट्रोड हमारा मोटा होगा तभी ये 5 mm के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। 12 SWG का इलेक्ट्रोड पतला होगा, 3 mm के लिए यूज हो रहा है। 6 SWG का इलेक्ट्रोड और मोटा होगा, ठीक है ना। 6 SWG का इलेक्ट्रोड जो है और मोटा होगा, तो और मोटा होगा तो 10/15 मिलीमीटर प्लेट की वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया। 10/15 तो बहुत ही पतली सीट हो गई है, और 6 SWG का इलेक्ट्रोड बहुत मोटा हो गया। 4 SWG का इलेक्ट्रोड 30 मिलीमीटर प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जैसे जैसे हमारे SWG नंबर कम हो रहे हैं तो प्लेट की थिकनेस इसमें बढ़ना चाहिए थी। तो इसमें प्लेट की थिकनेस बढ़ नहीं रही है, प्लेट की थिकनेस कम हो रही है। तो इसमें जो है इसका जो नहीं अगर कहा जाए तो इसका जो है वो 6th नंबर वाला आंसर होना चाहिए नहीं के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही 10 हुआ तो 5 mm हो गया, और 6 SWG हुआ 10 से 4 mm कम हुआ, तो इधर जो होना चाहिए इधर लगभग 15 mm की प्लेट होना चाहिए। इधर जो कह रहा 10/15 या 10/15 नहीं बोला, 10 से 15 बोले तो हम मान सकते हैं कि 10 से 15 है। तो इंग्लिश में हम देख लेते हैं इंग्लिश में क्या दिया है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इसमें 10/15 ही दिया है दोस्तों। 10/15 का मतलब बहुत ही छोटा होता है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर 6 आंसर होना चाहिए। यदि 10 से 15 बोल देगा तो मैं इसका आंसर मान सकता हूँ, लेकिन ये 10/15 है, ठीक है। तो 10/15 का मतलब 1 से कम, तो इसका जो असत्य आंसर होगा, फॉल्स आंसर होगा, वो 6 वाला होगा। यदि इसकी वैल्यू हम 10 से 15 कहेंगे तो ये हमारा 6 आंसर सही हो जाएगा, और जो 6 SWG वाला आंसर, और 4th वाला आंसर जो है ये 4 SWG 30 mm, ये भी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इसलिए 10/15 के हिसाब से हमारा ये जो है आंसर फॉल्स हो जाएगा। 10/15 का मतलब 1 mm से छोटा, तो इसका ये आंसर गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। इनमें से कौन सी ज्वाला गैस कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है। दोस्त जैसे हम किसी टॉर्च के द्वारा गैस कटिंग के द्वारा किसी मेटल को काटते हैं तो हम किस ज्वाला के द्वारा, तो दोस्त इसमें 3 प्रकार की ज्वाला होती हैं, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोडाइजिंग फ्लेम। तो इसमें हम जो कटिंग करते हैं उसे ऑक्सीजन कटिंग कहते हैं। कटिंग ज्वाला जो हम कटिंग करते हैं दोस्त उसको ऑक्सीजन कटिंग कहते हैं। तो ऑक्सीजन कटिंग क्यों कहते हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन कटिंग कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के द्वारा कटिंग की जाती है। तो देखिए इसका आंसर हमारा ऑक्सीजन ज्वाला, इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा कि ऑक्सीजन ज्वाला, या इसमें ऑक्सीजन गैस का अधिक उपयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे ऑक्सीजन ज्वाला या ऑक्सीजन कटिंग के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। कार्य अध्ययन सर्वाधिक प्रयोग होता है, कार्य अध्ययन है। तो इसमें लिखा है वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व। इसमें लिखा है प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो होती है उनको कहाँ पर हम अध्ययन करते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। जहाँ उत्पादन गतिविधियाँ हों मशीन के श्रेणीकरण के लिए। तो दोस्त जहाँ उत्पादन गतिविधियाँ होंगी, जहाँ हमारा उत्पादन होगा वहाँ ही हम उत्पादन की गतिविधियों को पढ़ेंगे। जहाँ उत्पादन होगा वहीं तो पढ़ेंगे भाई, जहाँ उत्पादन होगा वहीं उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। मशीन के बारे में टूलिंग का अध्ययन होता है। औद्योगिक संबंध के लिए हम इसमें कस्टमर के लिए साथ में करते हैं। व्यक्ति का उत्पादन ज्ञात करने में, एक व्यक्ति का उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम उसका जो होता है उसके जॉब कार्ड को देखते हैं। जॉब कार्ड देखते हैं कि उसने कितना जॉब बनाया है। हम इसका अध्ययन करेंगे तो अध्ययन वहाँ करेंगे कार्य के बारे में जहाँ पर हमारी उत्पादन की गतिविधियाँ हो रही हों। तो इसलिए फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, रिजु ध्रुवीयता वेल्डिंग में। अब रिजु ध्रुवीयता वेल्डिंग जो है हमें थोड़ा देखना पड़ेगी इसको। इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्ट टू द निगेटिव एंड द वर्क इज पॉजिटिव। ये बोला गया है कि जो हमारा जो निगेटिव इलेक्ट्रोड जो है हमारा निगेटिव है और वर्क हमारा है जो पॉजिटिव है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड है हमारा जो नेगेटिव है, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोड है, ऊपर है होल्डर में पकड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव है और नीचे जो जॉब है जिस पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं ये पॉजिटिव है। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसमें लिखा है इलेक्ट्रोड धारक नकारात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है और कार सकारात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है। तो दोस्त ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है। क्वेश्चन में ये हमें बता दिया है कि देखिए इसमें लिखा है कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड वर्क इज पॉजिटिव। तो वर्क इज पॉजिटिव है, तो भाई इसमें देख लीजिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्टेट पोलारिटी। दोस्त क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ये हमें ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन देखिए इन स्टेट पोलारिटी। तो स्टेट पोलारिटी में क्या होता है दोस्त, स्टेट पोलारिटी में जो होता है हमारा इलेक्ट्रोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है। यदि यही रिवर्स पोलारिटी हो जाती है तो हमारा जो हमारा जिस तरीके से मैंने इधर समझाया था ये स्टेट पोलारिटी के लिए होता है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव होता है और जॉब पॉजिटिव। यदि हम रिवर्स पोलैरिटी की बात करेंगे तो रिवर्स पोलैरिटी में हमारा इलेक्ट्रोड जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जॉब नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना पड़ेगा, स्टेट पोलैरिटी होती है सीधी, और सीधी पोलैरिटी मतलब हमारा जो माइनस का साइन होता है वो सीधा होता है। माइनस का साइन समझ लो, स्टेट पोलैरिटी समझ लो, सीधा सीधा होता है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रोड सीधा डंडे की तरह रहता है, मतलब माइनस रहता है, ठीक है। और रिवर्स पोलैरिटी में इसका जस्ट उल्टा कर देना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चश्मों का प्रयोग आंखों की इनसे सुरक्षा हेतु किया जाता है। यानी कि हम जो चश्मा लगाते हैं वेल्डिंग शॉप में, उस चश्मे का क्या काम होता है। तो दोस्तों इसमें आपको मालूम है कि वेल्डिंग में पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, तो पराबैंगनी किरणें हमारी रेटिना को जो है नुकसान पहुंचा देती हैं, आँख की रेटिना को। तो इसलिए हम इलेक्ट्रोड पोलर यानी कि आँख में जो चश्मा लगाते हैं उसका उपयोग करते हैं पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए। हम पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, जो वेल्डिंग से उत्पन्न होती हैं, इससे हमारी आँख पर पड़ती हैं, तो इससे हमारे आँखों में आंसू आने लगता है और दर्द होने लगता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारे आँख की रेटिना को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हम पराबैंगनी किरणों से बचाव करने के लिए उपयोग करते हैं चश्मे का। कौन सी ऑक्सी एसिलिन वेल्डिंग को मोटे पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमें किसी मोटे पदार्थ पर वेल्डिंग करना है, मोटा जॉब है, तो हमें कौन सी वेल्डिंग का उपयोग करना पड़ेगा। तो दोस्त जो पतले जॉब मोटे जॉब जो होते हैं, तो हमें इसमें ये देखा जाता है दो वेल्डिंग होती है, एक लेफ्ट वर्ड होती है और राइट वर्ड होती है। तो यदि मोटा जॉब होता है हमारा, कोई मोटा जॉब होता है, तो इसमें राइट वर्ड वेल्डिंग रहती है। मोटे जॉब में मोटा जॉब है तो इसमें होती है राइट वर्ड वेल्डिंग, और अगर पतला जॉब होता है तो इसमें होती है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें दायावर्ती लिखा है, ये दायावर्ती हमारा आंसर सही आंसर हो जाएगा। मोटे जॉब के लिए राइट वर्ड वेल्डिंग होती है, क्योंकि राइट वर्ड मोटी जॉब के लिए इसलिए होती है क्योंकि मोटी जॉब में जो हमारा करंट होना चाहिए वो अधिक आना चाहिए। तो राइट वर्ड वेल्डिंग में हमारा करंट जॉब को अधिक मिलेगा, इलेक्ट्रोड को कम मिलेगा, और जो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग होगा ये जॉब को करंट कम मिलेगा और इलेक्ट्रोड को ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके से हम राइट वर्ड वेल्डिंग का मोटी जॉब में उपयोग करते हैं। लगभग 60% करंट राइट वर्ड वेल्डिंग में जॉब को मिलता है और 40% करंट इलेक्ट्रोड को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन लॉ से काटने में नोक से कौन सी गैस प्रभावित होती है। तो ऑक्सीजन से हम कटिंग कर रहे हैं, तो वही जो हमारे टॉर्च की नोक रहती है, इस तरीके से जो कटिंग टॉर्च होती है इस तरीके से नोक रहती है, तो नोक से गैस निकलती है। तो इस नोक से कौन सी गैस निकलती है मैं अभी बता चुका हूँ कि कटिंग करने के लिए जो प्रीहीटिंग फ्लेम होती है वो एसिटिलीन होती है, और कटिंग फ्लेम जो होती है ऑक्सीजन होती है। तो इसमें दोनों का मिश्रण निकलता है ऑक्सी एसिटिलीन मिश्रण। एसिटिलीन प्रीहीटिंग का काम करेगी। जो किनारे पर जो होल रहती है इस टॉर्च के अंदर, जैसे मैं बता देता हूँ, इधर पे ऐसे हो रहता है, तो ये होल बीच में रहता है, एक होल बीच में रहता है, तो ये बीच वाला होल से ऑक्सीजन निकलता है O2, और जो किनारे वाले होते हैं होल होते हैं इसमें न्यूट्रल फ्लेम निकलती है। किनारे वाले 6 होल होते हैं, इसमें न्यूट्रल फ्लेम निकलता है। तो न्यूट्रल फ्लेम से जो निकलता है वो ऑक्सीजन एसिडिन मिक्सचर निकलता है। तो ये किनारे वाले होल से जो न्यूट्रल फ्लेम निकलेगी, न्यूट्रल फ्लेम इससे हमारी ये जॉब को गर्म करने का काम करेगी, यानी प्रीहीटिंग का काम करेगी, और बीच वाले होल से जो ऑक्सीजन निकलेगी ये काटने का काम करेगी। तो इसलिए दोनों का मिश्रण बोला जा रहा है। ऑक्सी एसिटिलीन लॉ से काटने में नोक से कौन सी गैस प्रभावित होती है। तो नोक बोला जा रहा है, ये सेंटर होल नहीं बोला जा रहा है। यदि ये सेंटर होल इसको बोलता
सेंटर होल बोलता तो इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाता है, लेकिन इसने बोला नोक से कौन सी गैस निकलती है। नोक मतलब टॉर्च की नोक से, तो टॉर्च की नोक से दोनों गैसें निकलती हैं, क्योंकि पूरी ही नोक रहती है इकट्ठी ये, ठीक है। जो पूरी नोक होती है, इस पूरी नोक से जो है इकट्ठा निकलता है, हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कौन सा गैस निकल रहा है। यदि ये सेंटर होल बोलता तो हम इसका आंसर लगाते शुद्ध O2। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो दोस्त आपको मालूम होना चाहिए 1 माइक्रोन में 0.001 mm होता है 1 माइक्रोन में। तो इसमें कहीं दिया होगा, देख लीजिए, इसमें देख लीजिए ये डी आंसर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता रहता है। इसके बाद है 67 नंबर क्वेश्चन, परिसज्जित टर्निंग क्रिया किए हेतु शाफ्ट का व्यास इससे जांचा जाता है। परिसज्जित को मैं थोड़ा इंग्लिश में देखता हूँ, इसमें लिखा है फिनिश्ड टर्निंग शाफ्ट। फिनिश्ड टर्निंग शाफ्ट कैन बी चेक्ड। कोई भी शाफ्ट है जो फिनिश है, बिल्कुल एकदम फिनिश टर्निंग की हुई है, हमने लेथ मशीन पर टर्न किया है, तो इसका डायमीटर चेक करना है हमें। तो इसमें डायमीटर चेक करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। इसमें पहला दिया कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट से हम किसी भी डाया को चेक नहीं कर सकते हैं। स्लिप गेज से भी नहीं चेक करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है, इसे ऊंचाई नीचाई को चेक किया जाता है। तो माइक्रोमीटर, देखिए इसमें माइक्रोमीटर दिया है। ये माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी जॉब का व्यास से चेक कर सकते हैं कि व्यास कितना है, और वो भी 0.01 mm की एक्यूरेसी में, शुद्धता में भी चेक करेगा और उसमें रीडिंग भी सही आएगी, इसलिए हम माइक्रोमीटर से व्यास चेक कर सकते हैं। इसके बाद 1 माइक्रोमीटर मिलीमीटर पैमाने इस पर चिन्हित होते हैं। ये कहा जा रहा है कि माइक्रोमीटर के जो मिलीमीटर के निशान होते हैं वो किस पर बने होते हैं। तो दोस्त ये स्लीव या बैरल जो होता है, ये स्लीव या बैरल के ऊपर माइक्रोमीटर के mm के निशान बने होते हैं। थोड़ा मैं बना के आपको दिखा देता हूँ कैसा रहता है माइक्रोमीटर, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से जो रहता है, ये फ्रेम रहता है और फ्रेम के ऊपर इधर रहती है स्लीव, इसे हम स्लीव या बैरल कहते हैं। ये खोखली रहती है बीच से, इसी के ऊपर इधर पे निशान बने होते हैं mm के, इधर पे ही mm के निशान इधर बने होते हैं mm के, इसे मेन डिवीजन कहते हैं। और नीचे हाफ mm का होता है, इसे हम सब डिवीजन कहते हैं। और इधर पे जाके इधर पे थिम्बल होता है, इसे हम थिम्बल डिवीजन कहते हैं। थिम्बल डिवीजन का जो मान होता है वो 0.01 mm होता है। तो ये हम स्लीव या बैरल इसका आंसर लगा सकते हैं कि जो मेन स्केल पे जो mm के निशान होते हैं वो स्लीव पर होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड को व्यक्त किया जाता है। जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है उसमें फीड को कैसे व्यक्त करते हैं, तो यानी फीड की क्या इकाई होती है। कुल मिला के ये पूछा जा रहा है फीड की क्या इकाई होती है। तो दोस्तों फीड की इकाई होती है mm प्रति चक्कर। चक्कर का मतलब होता है रेवोल्यूशन। तो देख लीजिए इसमें कहीं दिया है, ये दिया है डी ऑप्शन में mm प्रति चक्कर। ये आप सब लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कटिंग स्पीड की इकाई होती है वो मीटर प्रति मिनट होती है, कटिंग स्पीड की मीटर प्रति मिनट, और फीट की इकाई होती है mm प्रति चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं, ड्रिल को इसके द्वारा पकड़ा और घुमाया जाता है। तो दोस्तों ड्रिल को हम किससे पकड़ते हैं मैं बता देता हूँ। ड्रिल का जो ऊपर वाला भाग होता है टेपर सेंक में बना होता है, इसी के द्वारा हम ड्रिल को होल्ड करते हैं मशीन की टेपर सेंक में। इस प्रकार से ये बॉडी होती है, फ्लूइड बने रहते हैं, तो इस भाग को हम सेंक कहते हैं। इसी को मशीन के स्पिंडल में सेल्फ होल्ड किया जाता है, क्योंकि मोस्ट टेपर एक सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है, तो इस भाग को हम दोस्त सेंक कहते हैं। तो इसका आंसर सेंक का आंसर हो जाएगा। इसका 71 क्वेश्चन, तो 71 क्वेश्चन, एक मानक ड्रिल मोस्ट टेपर में टेपर का सेंक होता है। तो दोस्त मैंने अभी जो मोस्ट टेपर बताया है, इस तरीके से मैंने मोस्ट टेपर बताया है। तो इसका जो टेपर होता है, ऊपर का व्यास जो है कम होता है, नीचे का व्यास जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो कितना होता है जी, 1:20 के टेपर में होता है। अब मैं 1:20 बता देता हूँ कि 1:20 क्या होता है। 1:20 होता है, यदि ये नीचे वाले का इसका व्यास 20 mm है तो ऊपर वाले का व्यास 1 mm होगा। इसका मतलब होता है 1 mm बाई 20 mm, तो इसे बोलते हैं 1:20। तो मोस्ट टेपर का रेशियो होता है 1:20 और कोण होता है 60 डिग्री। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा मोस्ट टेपर। और मोस्ट टेपर एक सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है, इसको हम आसानी से बिना किसी एक्सेसरी के अपने आप होल्ड कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर की पूर्ण लंबाई में टर्निंग करने हेतु टेल स्टॉक को स्थिर किया जाता है, जहां कारखंड के दोनों सिरों के व्यास क्रमशः डी और डी हैं। इसमें देखिए, इसमें ये डी और डी दिए गए हैं। हमें इसमें संपूर्ण लंबाई में टर्निंग करनी है, तो टेल स्टॉक को टेपर टर्निंग करना है हमें। तो टेपर टर्निंग करने के लिए संपूर्ण लंबाई में टर्निंग करना है, तो हम इसको इंग्लिश थोड़ा देखते हैं, इंग्लिश में क्या दिया है। द टेल स्टॉक ओवर रिक्वायर्ड टू टर्न अ टेपर ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ अ वर्क पीस हैविंग बोथ एंड्स डायमीटर डी एंड डी। हमें टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का उपयोग करना है। तो टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का उपयोग करने के लिए हमें
इसमें ये नहीं दिया है टेपर की लंबाई में टर्निंग करने हेतु स्थिर किया जाता है। इसमें हमें ये निकालना है कि दोनों सिरों के व्यास इतने हैं। तो ये इसमें दोस्त इसमें थोड़ा हमें ऐसा लग रहा है जैसे गड़बड़ है। टेलीस्टोक ऑफसेट विधि होती है, जो टेलीस्टोक ऑफसेट विधि का उपयोग होता है, ऑफसेट का जो सूत्र होता है, ऑफसेट का जो सूत्र होता है, ऑफसेट बराबर d-d/2l। जो टेलीस्टोक ऑफसेट विधि होती है d-d/2l। टेपर की लंबाई में टर्निंग करने हेतु टेल स्टॉक को स्थिर किया जाए जहां कारखंड की दोनों सिर। इसमें दोस्त क्या है, क्वेश्चन के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो क्वेश्चन के बारे में क्या होता है, तो टेल स्टॉक ऑफसेट विधि होती है, वो होती है d-d/2 इंटू इसमें देखो मैं बता देता हूँ, d-d/2 इंटू कैपिटल टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि का जो सूत्र होता है कैपिटल L/स्मॉल l, ये होता है टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि का सूत्र। और यदि हमें टेपर की लंबाई निकालना है, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो टेपर की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है K बराबर d-d/l। तो ये सूत्र होता है। तो इसमें d-d/2 इंटू कैपिटल L/स्मॉल l, ये तो कहीं दिया नहीं है, तो ये तो हो गया। यदि टेपर की लंबाई को अगर बोला जाए कि टेपर की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है दूसरा आंसर राइट आंसर होना चाहिए। और जो d-d/2 होता है, ये जो सूत्र होता है ये तो मोटाई का होता है। d-d/2 होता है पाइप की मोटाई का या किसी खोखले जॉब की मोटाई का निकालने का। तो ये क्वेश्चन में कुछ खोला नहीं गया क्या पूछा जा रहा है, तो मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए। टेपर की लंबाई, यदि टेपर का जो के मतलब कॉनोसिटी चाहिए, हमें टेपर का रेशियो अगर चाहिए तो हम लगाएंगे d-d/l। तो यदि हमें टेपर टर्निंग विधि की टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि का उपयोग करना है तो d-d/2 इंटू कैपिटल L/स्मॉल l लगाना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक टेप ड्रिल के आंतरिक व बाह्य व्यास क्रमशः d और d है। चूड़ी की गहराई होगी जब उसका जीवन काल t और कटिंग चाल v मीटर प्रति मिनट हो। इसमें हमें क्या बताना है, हम देख लेते हैं क्या दिखाना है। टेप ड्रिल साइज हैविंग डायमीटर, टेप ड्रिल साइज जो TDS का डाया है वो d है, आउटसाइड डाया t है, डेप्थ ऑफ थ्रेड विल बी द रिलेशन बिटवीन टू लाइफ t एंड मिनट्स एंड कटिंग स्पीड v। तो इसके हमें टूल लाइफ को बताना है कि इसमें इसके बीच का संबंध क्या होगा। तो दोस्तों इसके बीच का जो संबंध होता है कि हमें, लेकिन इसमें दो जगह कैपिटल D लिख दिया है, इसमें स्मॉल d होना चाहिए था। तो स्मॉल d होगा तभी इसमें समझ में आएगा। तो ये बीच में स्मॉल d होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है तो इस तरीके से होता है कि d जो फॉर्मूला रहता है वो होता है d बराबर t-2d। इसमें स्मॉल d होना चाहिए, तो इसमें कैपिटल D लिख दिया है। तो आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, कैपिटल D बराबर t-2 स्मॉल d। ये क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, n एक चर घातांकी है जो औजार या कार्य स्थान पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही लिखा, c एक नियतांक है। तो दोस्त n एक चर घातांकी कार औजार और कार पर निर्भर करता है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो मैं दिखा देता हूँ, इसमें जो हमारी कटिंग स्पीड होती है वो v है। कटिंग स्पीड हमारी v है, तो v में हमें टाइम का गुणा करना पड़ेगा और टाइम में गुणा करना पड़ेगा। टाइम हमारा कितना गुना हो रहा है, तो v(t)n बराबर c, क्योंकि हमारी जो कटिंग स्पीड है v और जो हमारा टाइम है t, इन दोनों की गुणे से ही हमारी टूल की लाइफ निर्भर करती है। क्योंकि यदि हम ज़्यादा कटिंग स्पीड पर चलाएंगे तो भी हमारा टूल जल्दी ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा टाइम तक चलाएंगे तो भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए v(t)n आएगा। क्योंकि t(n) क्यों आएगा, t(n) इसलिए आएगा क्योंकि हमारा टाइम ही घटता बढ़ता है, कटिंग स्पीड हमारी एक ही रहेगी, इसलिए टाइम को घटाने बढ़ाने के लिए उस पर पावर चढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए v(t)n बराबर c आएगा। हमारा दोस्त लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, मापदंडों को सही क्रम इसके अधिकतम से न्यूनतम के औजार जीवन काल को प्रभावित करता है। हमें अधिकतम से न्यूनतम की तरफ लगाना है आंसर कि कौन सा औजार को प्रभावित करता है। तो दोस्त सबसे पहले हमारी आती है कटिंग स्पीड। सबसे पहले आएगी, एक नंबर पे आएगी कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड हमें ज़्यादा रखोगे तो टूल जल्दी ख़राब हो जाएगा। कटिंग स्पीड के बाद आता है फीड। 2 नंबर पे हम फीड कितनी दे रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आता है कट की गहराई। तो हमारा जो आंसर होगा वो n कटिंग स्पीड सबसे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा समय तक काटेंगे तो कटिंग स्पीड पे आएगा। फीड होता है एक चक्कर का, तो इसके बाद जो आएगा वो फीड आएगा और इसके बाद आएगा कट की गहराई। तो डी नंबर आ जाएगा लास्ट में, तो NFD। तो दोस्त हम देख लेते हैं इसमें क्या इसमें सही कर रहा है। इसमें NFD ही सही कर रहा है। तो हमारा जो है NFD सही हो जाएगा। n मतलब होता है कटिंग स्पीड, जो कई मिनटों तक चल रहा है,
फीड होता है एक चक्कर की, वो कट होता है जो हम उसमें टूल को गहराई तक ले जाते हैं। तो हमें पहले नंबर पे हमारा टूल को प्रभावित करेगा कटिंग स्पीड, दूसरे नंबर पे प्रभावित करेगा फीड और तीसरे नंबर पे करेगा कट। तो दोस्त ये रहे हमारे 25 क्वेश्चन जो UPPCL के पेपर के ही हैं। तो दोस्त अगला वीडियो में कल 25 क्वेश्चन का अपलोड करूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल फिटर फाइटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तो अगले क्वेश्चन आपके पास मिल जाएंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा ही अच्छा लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। ओके, बाय बाय।